Hello everyone, this is Anjali from Biology Boost. In this channel, we are learning about the biology, especially for NEETs and also for 11th and 12th student. अभी यहाँ पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर चल रहा है जिसका आज लेक्चर नंबर 8 है। अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या समझा है। हमने सेल के बारे में समझा कि सेल क्या होती है, सेल थ्योरी के बारे में समझ चुके हैं बहुत अच्छे से कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे सेल की डिस्कवरी हुई, किसने करी, कैसे सेल थ्योरी आई, सब और सेल थ्योरी किसने दी, सब कुछ समझा। ठीक है, नेक्स्ट हमने समझा ओवरव्यू ऑफ सेल्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओवरव्यू ऑफ सेल हम एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ एक्स्ट्रा भी उस एरिया में जितना भी हम एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं वो भी कवर कर रहे हैं। तो हमने समझा ओवरव्यू मतलब इंट्रो ऑफ सेल। नेक्स्ट इसमें बेसिकली हमने समझा था प्रोकैरियोटिक, बेसिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब कैसे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एम आई राइट? नेक्स्ट हमने समझा, अब स्पेशली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमने समझा सरफेस वॉल्यूम रेशियो एंड टोटिपोटेंसी। अब अभी हम स्पेशली जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो अभी हम इनकी डिटेल स्टडी कर चुके हैं, इतना अभी हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम फिर से प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, जितना भी हम पढ़ चुके हैं उसके आगे के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि सेल्स के बाहर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसके 3 लेयर्स होती हैं। आउटर वाली को हमने पढ़ा कैप्सूल, जिसे हमने आगे जाके पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स। कल के लास्ट लेक्चर में कल के लेक्चर के लास्ट सेक्शन में ही ये सब हमने पढ़ा था, याद करना। देन सेकंड इज द सेल वॉल, और हमेशा ध्यान रखना कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो यूकैरियोटिक सेल वॉल से डिफरेंट होती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा हल्का फुल्का सा होता है, बेसिकली ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता इनके सेल मेम्ब्रेन में, ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट अंदर इसके क्या है, सर्कुलर एक न्यूक्लियोइड है, जैसे जेनेटिक मटेरियल इसका, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट इस मेन न्यूक्लियोइड के अलावा, इस मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी कुछ डीएनए के हिस्से हमें और देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए पीसेस हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और इनकी इंपॉर्टेंस, इनका क्या क्या यूज है, कैसे इन्हें यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने कल डिटेल स्टडी करी थी। ठीक है, नेक्स्ट ये समझ आया? अभी मैं ये सब रफ कर रही हूँ क्योंकि आगे भी समझाना है, या नहीं देख लेते अगर हो सकता है तो। देन इसकी लोकोमोशन के लिए इसमें जो लोकोमेट्री ऑर्गन जो होता है, ऑर्गेनल जो होता है, दैट इज फ्लैजिला, जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग होता है क्योंकि इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन पाया जाता है। देन इसकी सरफेस पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम पिली बोलते हैं। इनका क्या काम होता है? होल्डिंग का। क्या? होल्डिंग का, किसी भी सरफेस को जहां ये रखना चाहते हो उसे होल्ड करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, कल बताया था, इसकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ हमें ऐसे एक्सटेंशंस देखने को मिलती है, अंदर की तरफ एक्सटेंशंस देखने को मिलती हैं, जिन्हें हमने मीजोजोम्स बोला था। क्या? मीजोजोम। अब मीजोजोम क्या थी, कल ऑलरेडी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं।
ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगी। अब प्लीज आप लोग मेरे को उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मीजोजोम किसका एनोलोगस है? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट टर्म किसने दी? मीजोकैरियोट्स क्या होते हैं? टर्म किसने दी? कौन से ऑर्गेनिज्म मीजोकैरियोटिक्स होते हैं? ऑर्गेनिजम्स। मीजोजोम्स की इंपॉर्टेंस क्या है? ये क्वेश्चन नीट में बहुत जरूरी, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हैं जाके कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये एनटीए की डाटाबेस में भी दिए हुए हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आज की हम स्टडी करते हैं। सॉरी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं कल लेक्चर नहीं बना पाई, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं कल लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कल हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे खत्म किया था कि जो ग्लाइकोकैलेक्स एंड द सेल वॉल। अभी एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसे। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके चारों तरफ सेल वॉल के अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, एंड देन साइटोप्लाज्म जो होता है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, हमें दोनों में कॉमनली देखने मिलता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता इसका। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है नेकेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। डीएनए के अलावा जो मेन जीनोमिक डीएनए है उसके अलावा भी कुछ डीएनए के छल्ले पाए जाते हैं। ये स्मॉल सर्कुलर छल्ले इसलिए बोला क्योंकि सर्कुलर होता है। ठीक है, जिन्हें हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब इन प्लाज्मिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, प्लीज इसका आंसर भी बताना आप लोग कि प्लाज्मिड की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है, एंटीबायोटिक को रेसिस्ट करता है। ठीक है, और एक बैक्टीरिया से दूसरे इसमें ट्रांसफर करने की भी प्रॉपर्टी होती है, रेप्लिकेबल की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में पाई जाती है, लेकिन जैसे यूकैरियोट्स में दूसरे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ना, मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनल, वैसे प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। सिर्फ दोनों में सिर्फ एक सेम ऑर्गेनल है जो इनमें पाया जाता है, दैट इज द राइबोसोम। चाहे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, चाहे फैक्ट्री छोटी हो चाहे बड़ी हो, मशीनें पाई जाएंगी। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने की मशीनें हैं, जिन्हें ऑर्डर कौन देता है? डीएनए देता है। और अगर यूकैरियोटिक, देखो अगर छोटी फैक्ट्री है तो डायरेक्ट बॉस बीच में खड़ा है उन लोगों के, उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है ऐसे। तो ये किसके जरिए? छोटी फैक्ट्री के होता है, प्रोकैरियोट है ना। और यूकैरियोट्स की बात किया जाए तो उनमें जो बॉस होता है वो अपने सेक्रेटरी से कहेगा कि जाओ वर्कर्स को जाकर बोलो मेरे को ये वाले प्रोटीन की जरूरत है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप लोग मुझे बना के दो। तो उसका सेक्रेटरी क्या करेगा? अपनी जो भी उसके बॉस ने जो भी बोला है वो जाके वर्कर्स को बताएगा। अब यहाँ पे यूकैरियोट्स में सेक्रेटरी कौन है? mRNA, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोट हैज समथिंग यूनिक इन द फॉर्म इंक्लूजन। इंक्लूजन्स भी बताए थे। मोस्टली ये क्या होते हैं? फॉस्फेट्स होते हैं या फिर कार्बन्स के रिजर्व होते हैं, जो अगर किसी न्यूक्लियस में कुछ बाहर से लेके आया जा रहा है और जो उसमें बच जाता है उसे बोलते हैं इंक्लूजन। जैसे घर में राशन पानी आता है, अब ऐसा तो नहीं है तुम एकदम सब कुछ बना लोगे, नहीं बना सकते ना, एकदम सब कुछ बना भी दिया तो उसे खा थोड़ी लोगे, नहीं खा सकते ना। तो थोड़ा थोड़े करके ही तो खाना बनाया जाता है। हफ्ते का सारा राशन पानी एकदम तो नहीं बना लोगे तुम लोग। सेम ऐसे ही ये लोग करते हैं। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of the prokaryotic. They are essentially infolding of cell membrane.
मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे इनफोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं जिन्हें हम मीजोसोम्स बोलते हैं। अब ये दो टाइप की बताई थी मैंने आप लोगों को, मीजोसोम्स दो टाइप की बताई थी। पहला सेप्टल, सेकंड लेटरल। सेप्टल को हम सेंट्रल भी बोलते हैं और लेटरल को हम पेरिफेरल भी बोलते हैं। सेंट्रल जो होती हैं ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है कि सेल मेम्ब्रेन के डिवाइड करने में, ठीक है। और जो पेरिफेरल होती हैं ये रेस्पिरेशन में, स्पेशली रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये सब मैं ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. इनके पास जो सेल एनवेलप होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो सेल एनवेलप होता है वो केमिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जो सेल एनवेलप होता है इसमें तीन लेयर स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड सेल वॉल, थर्ड सेल मेम्ब्रेन। पहला ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। लेकिन इस टाइप से आउटर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पे हो गया साइटोप्लाज्म, तो एक ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। ये सेल वॉल हो गया जिसे हम सेल एनवेलप भी बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो सेल एनवेलप होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के सेल एनवेलप से अलग होता है। अभी कैसे वो भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब इन जो तीनों का जो होगा फंक्शन जो होगा, ये अलग अलग लेयर है बैक्टीरिया की सेल एनवेलप की। बैक्टीरिया की जो सेल है उसकी तीन अलग अलग लेयर है और इन तीनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ना, ये बैक्टीरिया को सर्वाइवेबिलिटी का काम करती है। मतलब बैक्टीरिया अगर सपोज बहुत हार्श कंडीशन में तो सबसे पहले क्या, अगर मैंने सपोज एक बैक्टीरिया सेल थी, ये एक बैक्टीरिया सेल, इसे मैंने ये बाल्टी दी है, इसमें मैंने बहुत 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 गर्म पानी रख रखा है, उसके अंदर इस बैक्टीरिया सेल को डाल दिया। अब ये मत समझना बैक्टीरिया सेल इतनी बड़ी कैसे हो गई, ये सिर्फ फॉर एग्जांपल समझा रही, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया का सेल अब इसके अंदर आ गई, तो सबसे पहले गर्म पानी किसको लगेगा, इस ग्लाइकोकैलिक्स को ही फेस करेगा, हाँ या ना, हाँ ग्लाइकोकैलिक्स को फेस करेगा। तो अब इस बैक्टीरिया सेल्स को इस गर्म पानी से बचाएगा कौन, ग्लाइकोकैलिक्स। इसीलिए जो ये सर्वाइवेबिलिटी में कि कहीं हार्श कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, उस कंडीशन में उसे सरवाइव कैसे करना है उसमें हेल्प करती है, समझ गए। मेन समझो, अगर मैंने ये बैक्टीरिया को गर्म पानी में डाल दूंगी तो फेस कौन करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स करेगी, आउटर लेयर। सपोज अगर हम गर्म पानी में बैठते हैं या कहीं भी ठंडी जगह जाते हैं तो सबसे पहले हमारी स्किन पे वो फर्क पड़ता है, हाँ या ना। जब स्किन पे फर्क पड़ेगा, अगर मैं अपने ऊपर गर्म पानी डाल दूं तो स्किन पे छाले बढ़ जाते हैं ना। सबसे पहले लेयर यही तो काम करती है, स्किन में 6 लेयर है, बाकी तो की तो काम नहीं करती ना, सबसे पहले तो ये काम रिएक्ट करती है ना। तो ऐसे ये इसकी इंटरनल लेयर्स को बचाने के लिए ये काम आगे आती है। जैसे सर्वाइवेबिलिटी की कैसी भी कंडीशन हो उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ये काम आती है, ठीक है। सेल वॉल, अब सेल की शेप कैसे होगी, बैक्टीरिया की शेप कैसे होगी, उसके लिए ये सेल मेम्ब्रेन,
परमेबिलिटी दिखाती है कि सेल के अंदर क्या आना है, क्या बाहर जाना है। ठीक है, सेल में इसको क्या रखना है, क्या बाहर भेजना है, ये सब डिसीजन को ये लेता है। जैसे सुनो, एग्जाम्पल समझाते हैं। ये एक घर है, ठीक है, इसमें 5 मेंबर है। एक छोटी फैमिली में क्या होता है, मम्मी पापा और उनके बच्चे। ये पापा, मम्मी, उनके बच्चे, ठीक है, दो स्टार्ट विद देयर। ठीक है, अब भाई इन बच्चे या मम्मी पे या बच्चों पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मम्मी पापा सबसे पहले आगे आएंगे। ये दोनों बिल्कुल एज अ प्रोटेक्टिव कवर की तरह तुम लोगों के सामने आ जाएंगे, हाँ है ना। इसीलिए ऐसे ही ग्लाइकोकेलेक्स इसी इन्हीं की तरह काम कर रही है, बिल्कुल एज अ कवर की तरह काम आ रही है। अब मम्मी क्या, अब देखो ये चीज समझ आई, एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह कि तुम्हारे पास तुम्हारे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने देते ना तुम्हारे पास। अगर तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं तो पैसे देते हैं, खाना चाहिए होता है तो खाना देते हैं, कपड़ा चाहिए होता है तो कपड़े ला के देते हैं। मतलब जो भी तुम्हारी नीड्स है तुम्हें उसकी कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये करके दे देते हैं। तुम्हारी हर प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, हाँ है ना। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। ये मम्मी है, ये तुम, ये पापा, मम्मी पापा। अब सुनो, तुम्हें घर में तुम्हारे ये तुम्हारा बड़ा भाई है, छोटी बहन, बड़ा भाई छोटी बहन, भाई बहन, ठीक है। इसे क्या करना है, इसकी बर्थडे पार्टी है तो ये बोलता है मम्मी मेरे 5-6 दोस्त हैं, मैं घर पे बुला लूं क्या, ठीक है। और जो भाई के दोस्त है ना वो कुछ आवारा टाइप्स के, मम्मी को पसंद नहीं है वे बच्चे, आवारा टाइप समझ जाओ किस टाइप के होंगे, अच्छे बच्चे नहीं है वो, ठीक है। तो वो बच्चे मम्मी को पसंद नहीं है। तो अब क्या चीज अंदर, तो क्या मम्मी कहती है तो अगर तुझे पार्टी देनी है इनको तो एक काम कर, तू इन्हें घर से बाहर ले जाके कहीं भी जो ये चीज बोले वहां जाके इन्हें पार्टी करा दे, घर में मत ला, मुझे पसंद नहीं है ये, ठीक है। तो मम्मी ने डिसाइड किया ना कि ये इन लोगों को, भाई दोस्त थे, ठीक है, तो मम्मी ने डिसाइड किया कि ये घर पे आएंगे या नहीं आएंगे। हम्म, समझ गए। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन है, क्या चीज अंदर आएगी क्या चीज बाहर जाएगी ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। अब आगे समझते हैं। Although each layer of envelope perform distinct function, हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन होगा, बट साथ में वो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करेंगे, ठीक है। अब सुनो, अब एक एक लेयर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। आउटर ग्लाइकोकेलेक्स, बीच वाली सेल वॉल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। अब इनके बीच में जो स्पेस बचा है इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम प्लाज्मिक फोटो स्पेस। अब यहाँ पे ये वाला जो स्पेस है, अब ग्लाइकोकेलेक्स और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस है
यहाँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इन दोनों स्पेस को हम बोलते हैं, और इन दोनों स्पेस, इसे भी, इसे और इसे, इन दोनों स्पेस को हम बोलेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। समझ आया? अब एक लेयर की अच्छे से बात करते हैं। पहली लेयर, यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, ध्यान रखना। ग्लाइकोकेलिक्स दिखना है, कैलिक्स। क्या समझ आ रहा है इसके नाम से? किससे मिलके बनी है? सोचो। ग्लाइको मतलब होता है, ग्लाइको से समझ आ रहा है, जैसे ग्लूकोज जो होती है, ग्लूको किससे मिलके बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट। ये भी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलके बना हुआ है। अब कौन से कार्बोहाइड्रेट है? ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। कौन से कार्बोहाइड्रेट? ये पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड, या कभी कभी दोनों। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड या दोनों, इसकी जो कंपोजिशन हो सकती है। ग्लाइकोकेलिक्स से समझ आ रहा है कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है मतलब पॉलीसेकेराइड का पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का पॉलीमर है, दैट इज अ पॉलीसेकेराइड। अब कभी कभी क्या होता है ना, जो बैक्टीरिया का ग्लाइकोकेलिक्स है, कभी कभी या तो ये सिंगल पाया जाता है कि पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, या पॉलीपेप्टाइड अकेला पाया जाता है, मतलब कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स की कंपोजिशन में इन तीनों के, सॉरी, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। फिर से समझते एक बार, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइको से समझ आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है ग्लाइकोकेलिक्स। और जो यूज किए गए हैं दैट इज द पॉलीसेकेराइड एंड द पॉलीपेप्टाइड। क्या? पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड या फिर दोनों। कभी इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को ही यूज किया गया है, या फिर ये अकेले अकेले होते हैं। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया में सिर्फ केवल पॉलीसेकेराइड्स पाए जाएंगे, कुछ में केवल पॉलीपेप्टाइड पाए जाएंगे, कुछ में कभी ज्यादा पॉलीपेप्टाइड पाया जाएगा, कम पॉलीसेकेराइड पाया जाएगा, किसी में पॉलीसेकेराइड ज्यादा होगा, किसी में पॉलीपेप्टाइड कम होगा, किसी में दोनों इक्वल अमाउंट में, मतलब कॉम्बिनेशंस होंगे इन दोनों के, ठीक है। मैं इसका काम बता चुकी स्टार्टिंग में, क्या? सर्वाइबिलिटी, कैसे एडवर्स कंडीशंस या हार्श कंडीशंस में कैसे ये सरवाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पैथोजेनिसिटी, मतलब पैथोजन, मतलब पैथोजन का क्या मतलब होता है? अब पैथोजेनिसिटी का क्या मतलब होता है? पैथोजन मतलब जो किसी डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनमें डिसीज को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी पाई जाती है ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर। पैथोजेनिसिटी मतलब ये पैथोजन की तरह काम करेंगे, अंदर बॉडी में चले गए तो किसी ना किसी बीमारी को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये आती है ग्लाइकोकेलिक्स की वजह से। समझ गए? अब देखो, जो ग्लाइकोकेलिक्स होती है ना, इसे हम स्टार्टिंग में पढ़ा था
इसे कैप्सूल लेयर बोलते हैं। अब कैसे ये कैप्सूल है क्या है? अब जो ग्लाइकोकेलिक्स है ना, इसकी कंपोजिशन की बेसिस पे इसे दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक तो स्लाइम लेयर, नेक्स्ट कैप्सूल लेयर। सपोज हार्श कंडीशन है कहीं, जब हार्श कंडीशंस की बात होती है तो हमें टफ लेयर की जरूरत पड़ती है। एक टफ, एक सॉफ्ट, बहुत टफ लेयर, ऊपर की तरफ इसके ऊपर बहुत टफ लेयर पर। अगर मैं इसे गर्म पानी में डाल दूं, बैक्टीरिया लिया गर्म पानी में डाल दिया, नाजुक सी स्किन होगी ना इसकी, तो बेचारा जल जाएगा। लेकिन अगर सख्त होगी वो तो नहीं जलेगा। तो उस टाइम पे हार्श कंडीशंस में कैप्सूल लेयर काम होती है। हार्श कंडीशंस में स्लाइम लेयर, अगर कहीं पानी की कमी है तो क्या होता है, ये जेली लाइक, पहली चीज जेली लाइक होती है। अगर कहीं पानी की कमी होती है ना तो ये वाटर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि ग्लाइकोकेलिक्स में वाटर मेंटेन रहे। ठीक है, इसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। अब समझ लो एनसीईआरटी के थ्रू ये क्या है। Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria। समझ आया? ग्लाइकोकैलिक्स की जो कंपोजिशन है अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती है, किसी में मोटी होगी किसी में पतली होगी। है अगर वो बहुत पतली सी और लूज है, जेली के तरह है, तो मैंने क्या बोला, स्लाइम लेयर होगी। ठीक है, और बहुत थिक है, टफ है, कैप्सूल लेयर होगी। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल जो होती है सेल की शेप को डिसाइड करती है कि सेल की शेप कैसी होगी। एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। जो सेल वॉल होती है ना, ये टफ, थोड़ी टफ नेचर की होती है। ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है कि बैक्टीरिया कहीं से वाटर को गेन करके ब्रस्ट ना हो जाए, मतलब फट ना जाए, कहीं अपना पानी लूज ना कर दे, अब बॉडी में से पानी ना निकाल दे, ये एक्स्ट्रा पानी ना ले ले, तो इसलिए वाटर या कोई भी दूसरा केमिकल एक्स्ट्रा ना ले ले जिससे इसकी सेल का साइज बढ़ जाए और ये फट जाए। ठीक है, कहीं दूसरा कुछ निकाल ना दे बॉडी से और ये कोलैप्स ना हो जाए। तो ये सेल वॉल इस चीज का काम करती है और सेल की शेप को डिसाइड करती है। समझ गए? मतलब एक सपोर्टिंग, जैसे घर के चारों तरफ एक अच्छी सी दीवार बना दी जाती है ना, ईंटों से मजबूत दीवार, पिलर वगैरह खड़ा करके अच्छे से दीवार, तो सेल वॉल भी ऐसे ही काम करती है। अब देखो, एक घर है, घर की ईंटों से दीवार मजबूत कर दी, ठीक है, बहुत अच्छे से पिलर, और इस अब दीवार से अच्छे से पानी वानी लीक ना हो, अच्छे से सीमेंटिंग वगैरह करके उस पे क्या कराया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से मतलब सीमेंट वगैरह से सेटल किया जाता है। बाहर की तरफ एक सीमेंट की लेयर लगाई जाती है ना, इन ईंटों के बाहर सीमेंट की दोनों तरफ एक लेयर लगाई जाती है ना, जो बाहर की तरफ है लेयर, जो घर में कोई भी चीज आने से रोक रही है कि नीटों तक कोई भी चीज ना जाए, एक्स्ट्रा चीज जो नहीं जानी चाहिए, इसे हार्श से हार्श कंडीशन में बचाती है। वो क्या है, वो क्या है, दैट इज द ग्लाइकोकेलिक्स। ये मजबूती कौन प्रदान कर रहा है कि कोई भी चीज अंदर ना आए, क्या, दैट इज
सेल वॉल। और एक स्ट्रक्चर बनानी ना, अगर तुम्हें घर बनाना है, तुम ऐसे तो नहीं है कपड़ा लिया और लगा दिया यूं ही, नहीं ना, ईंटों से बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बनाते हो बहुत अच्छे से, या रैंडमली नहीं बिछा देते हो उन्हें, एक अच्छे से अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो कि स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, ये सॉरी स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, या रोम्बस बनाना है, क्या बनाना है तुम खुद डिसाइड करते हो। तो सेल वॉल भी यही बताती है तुम्हें। अब थोड़ा सा हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में तो जान लिया, सेल वॉल के बारे में जान ले। सेल वॉल जो होती है ना, ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, तो ग्लाइकन से। ये जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन NAG, शॉर्ट फॉर्म में NAG। NAG। नेक्स्ट N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड मतलब थोड़ा नीचे लिखो, म्यूरामिक एसिड। अब ठीक है ना। इसे बोलेंगे NAM। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, जो पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, इतना तो एनसीईआरटी में दिए हैं, बट ये नीट में पूछा जाता है, पूछा जाता है ये सब नीट में, ठीक है। NAG और NAMC एंड ये, अब जो इसका पॉलीमर है ना, सॉरी हाँ, इसका जो पॉलीमर है ना, ये कैसे बना हुआ है, एक पेप्टिडोग्लाइकन कैसे बनी होती है, NAG और NAM जब अल्टरनेटिवली एक के बाद एक लगे होते हैं, NAG NAM देन दोबारा NAG देन दोबारा NAM, इस तरह से लगे होते हैं। और जब दो पॉलीमर NAG और NAM के, NAG NAM NAG NAG सॉरी NAM NAG क्रॉस बॉन्डिंग करते हैं अमीनो एसिड की हेल्प से, मतलब अल्टरनेटिव जब एक दूसरे के बाद एक लगे हुए होते हैं, NAG NAM NAG अल्टरनेटिवली जब ये अरेंज होकर दो लेयर बनाते हैं, दो पॉलीमर चेन बनाते हैं, और उन पॉलीमर चेन में क्रॉस लिंकिंग हो रही हो, इनके बीच में इस तरह से क्रॉस लिंकिंग हो रही हो बाय द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड, इसे बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। समझ आया। बस मेन चीज जो याद रखनी है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, और पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर है, और ये अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज, सेल वॉल स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है, ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है। बस सेल वॉल की बात करते हैं हम। Cell wall determine the shape of the cell and provide a structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing. The plasma membrane is selectively permeable in nature. मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये परमेबल होती है। ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये क्या चीज अंदर आनी है, क्या चीज बाहर जानी है, उसका डिसाइड यही करती है। समझ गए। नेक्स्ट, ये बाहर के वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चर टू द यूकैरियोट्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चरली यूकैरियोट से
सिमिलर होती है। और सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में हम आगे जब हम यूकैरियोट्स में यहाँ पे बात करेंगे तब बहुत बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है, कैसे बनी है। मोस्टली जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बनी होती है। कैसे क्या है यहाँ अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल जो होती है प्रोकैरियोट्स की वो अलग होती है। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा आउटर लेयर के बारे में, ठीक है। कैसा सेल का एनवेलप होता है उसके बारे में समझा। 3 लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसे होती है, ये समझा। अब बात करते हैं हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके बारे में ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था बाय द हेल्प ऑफ द स्टेनिंग प्रोसीजर। अब स्टेनिंग का मतलब कोई कुछ ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा कुछ करना है, बाय कलरिंग, कलर्स का यूज करके। मतलब उन्होंने तो किया था पर कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि तुम बहुत लंबी थ्योरी समझ लो, ऐसा नहीं है। बाय द हेल्प ऑफ द कलर्स इन्होंने हमें समझाया था कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या है, ये स्पेशली सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो बैक्टीरिया का में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसकी बेस था सेल वॉल की कंपोजिशन, ठीक है। सेल वॉल की कंपोजिशन मतलब सेल वॉल किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन से ना। तो किसमें पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट ज्यादा है और किसमें कम है, उसी के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो अब समझते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप। सेल एनवेलप, सेल वॉल, कि सेल एनवेलप के डिफरेंस के बेसिस में जो बैक्टीरिया हैं उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर, और उस मैनर के बेसिस पे कि ये जब स्टेनिंग प्रोसीजर किया गया है तो उसमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला बाय ग्राम किया था, ग्राम पॉजिटिव अगर स्टेन ले लेते हैं, पॉजिटिव मतलब ले लिया, नेगेटिव मतलब दे दिया, है ना। पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव मतलब दे दिया। जब हम किसी चीज को लेते हैं, अब देखना, अब जब हम किसी से कोई चीज ले लेते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है, हम खुश खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। नेगेटिविटी में तो नहीं जाते, कि स्ट्रेस में तो नहीं जाते ना, पॉजिटिव रहते हैं। तो ऐसे ही जब बैक्टीरिया स्ट्रेन को ले लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, नहीं लेते तो नेगेटिव हो जाते हैं। अब समझो क्या कह रहा है, आगे समझते हैं, ठीक है। बुक क्यों बंद कर दिया, अब देखो इनका स्टेनिंग प्रोसीजर क्या था, क्यों किया, बता दिया ना, किस बेसिस पे किया ये बता दिया। क्योंकि क्या होता है ना, अब सेल वॉल अलग है, सेल वॉल अलग है बैक्टीरियाज में, किस बेसिस पे अलग है कि किसी में पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा है, पेप्टिडोग्लाइकन कम है। अब जब पेप्टिडोग्लाइकन ही कम ज्यादा हो गया, सेल वॉल ही अलग हो गई, तो बैक्टीरिया का तो फंक्शन, थोड़ा बैक्टीरिया का जो फंक्शन है वो भी अलग हो जाएगा हमारा ना। जब बैक्टीरिया का थोड़ा सा फंक्शन चेंज होगा तो इसे किल करने के लिए, भाई हमें इस बैक्टीरिया को किल करना है, किसी की बॉडी में इसमें पैथोजेनिसिटी की पावर होती है तो इसे किल भी करना है, तो एंटीबायोटिक अलग अलग भी तो लगेगी। जब हम टेस्ट करवाने जाते हैं ना, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है और टेस्ट करवाने जाते हैं लैब में, तो अगर कोई बैक्टीरियल डिसीज हुई है तो उसमें सबसे पहले यही चेक करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसे कैसे चेक करते हैं वो मैं बताती हूँ, इसका प्रोसीजर क्या है यहाँ तो बता दिया, बस अब प्रोसीजर सुनो क्या था, ठीक है। प्रोसीजर सुनो, पहला पहला स्टेप,
बैक्टीरिया लिया, ये स्लाइड है, इस स्लाइड पर ये बैक्टीरिया को रखा, स्लाइड थी, इस पे बैक्टीरिया को रखा। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब इसे कलर देना, क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करके। कौन सा कलर यूज किया? ये प्राइमरी स्टेन था इनका। कैसा? प्राइमरी स्टेन का जो यूज किया इन्होंने, क्योंकि स्टेनिंग प्रोसेस है तो कलर यूज किए होंगे, तो प्राइमरी स्टेन जो यूज किया इन्होंने वो क्या था? क्रिस्टल वॉयलेट। अब इस बैक्टीरिया पर प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट डाला गया, जिससे ये बैक्टीरिया कुछ ब्लूइश कलर का हो गया। कैसे? थोड़ा ऐसे समझा रही हूँ, समझ तो नहीं आएगा, बट कलर की मिक्सिंग करने की कोशिश करी, हुए नहीं। ब्लूइश पर्पल, पर्पल ब्लूइश, ब्लूइश कलर का हो जाएगा, या ब्लूइश पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्राइमरी स्टेन डाला, पहला प्रोसेस स्लाइड पे लाए, सेकंड प्राइमरी स्टेन डाला जिससे कलर आ गया ब्लूइश पर्पल। नेक्स्ट स्टेप, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था सुनो। अब इस स्लाइड पर ये कैसे हो गए? ब्लूइश कलर के हो गए। ठीक है, अब इस कलर स्टेन को हमें फिक्स करना, फिक्स करना है। अब फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे KI। मैं छोटा छोटा लिखती हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा लिख रही हूँ तो एक अच्छे से फ्लो चार्ट में नहीं आ रहा ये सब। पहला बैक्टीरिया लिए, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड प्राइमरी स्टेन, क्रिस्टल वॉयलेट, जिससे ब्लूइश पर्पल, या ब्लूइश कलर आ गया इनका। नेक्स्ट, अभी से फिक्स करने के लिए इन्होंने क्या किया कि आई का यूज किया। के आई पोटेशियम आयोडाइड या आयोडाइड सॉल्यूशन से आ गया कि अब इस स्टेन को फिक्स करने के लिए, वरना जब चेक करेंगे ना कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, तब ये स्टेन निकल जाएगा अपने आप ही। तो इसे फिक्स करने के लिए हमने क्या किया कि आयोडाइड सॉल्यूशन, आयोडाइड सॉल्यूशन यूज किया। ठीक है, अब क्या हो गया? स्टेन फिक्स हो गया बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप था KI। तो प्राइमरी स्टेन याद रखना, फर्स्ट प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट, मॉडरेट आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका डीकलराइजेशन करते हैं। अब इसे हटा रही हूं मैं। डीकलराइजेशन, ठीक है, पहले कलर दिया, उसे फिक्स किया, अब कलर को निकाल दो विद द हेल्प ऑफ एसीटोन या अल्कोहल। एसीटोन या अल्कोहल का यूज करके अब कलर को निकाल दो। दो रिजल्ट तुम्हारे सामने आएंगे। पहला स्टेप, बैक्टीरिया लाए, कलर दिया, कलर को फिक्स करा, कलर को हटाया, तो दो रिजल्ट सामने आएंगे। पहला रिजल्ट,
कलर रह गया। ब्लूइश पर्पल के बैक्टीरिया ही हमें दिखाए, जैसा कलर हमने दिया था वैसे ही कलर के हमें बैक्टीरिया दिखाई दिए। दूसरा रिजल्ट, बैक्टीरिया में कोई कलर ही नहीं बचा, कलरलेस हो गए, कलरलेस हो गए। नेक्स्ट, सेम कलर, मतलब इन्होंने स्टेन ले लिया, स्टेन, ठीक है, इन्होंने स्टेन, लूज स्टेन, गेन स्टेन, तो स्टेन गेन क्या, स्टेन रिमेन सेम, स्टेन सेम रहा, लूज स्टेन, स्टेन को लूज कर दिया। समझ आया? इस फ्लो चार्ट को आप लोग बना लो, देन मैं आगे का बता दूं, देख लो आप लोग, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो। पहला स्टेप बैक्टीरिया लाया, दूसरा स्टेप स्टेन दिया, तीसरा उसे फिक्स किया, चौथा उसे हटाया, दो दो रिजल्ट सामने आए। एक के पास ऐसा हुआ कि स्टेन जो हमने दिया था वही वही का वही आया, ये हमें ब्लूइश कलर के दिखाई देंगे सेम, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई दूसरे रिजल्ट में हमें कलर ही नहीं दिखाई देगा कोई। जिसके पास स्टेन रहा उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। जब हमें, अगर कभी हमें इन फ्यूचर हम स्लाइड्स को देखते हैं, कभी भी यार तुम स्कूल कॉलेज में अगर देखोगे तो देखोगे हम जब स्लाइड्स को देखते हैं, जब हमें ब्लू कलर के बैक्टीरिया की स्लाइड देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना जब हम ब्लू कलर की स्लाइड देखेंगे तो वो ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये इनमें भी, अब देखो कलरलेस तो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तो इन्हें भी अगर, ताकि हम इन्हें देख सके, तो इन्हें भी कलर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सैफरन। तो अब इन्हें हम दोबारा कलर करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा कलर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैफरानिन, जिसकी हेल्प से इसमें पिंक कलर आ जाएगा। पहले तुम लोग इतना लिख लो फिर मैं बताती हूँ। ये हो गए ग्राम नेगेटिव, जब ये ग्राम पॉजिटिव तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इतना लिख लो अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, हमेशा नीट से और 11th क्लास के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें। आगे बताओ क्या होगा। नेक्स्ट, अब ग्राम, दो रिजल्ट आए सामने, दिस एंड दिस। एक में कलर आया, एक में कलर नहीं आया, सेम ही बनाओ सही रहेगा। एक में कलर आया, एक में कलर नहीं आया, ग्राम नेगेटिव। भाई ये तो पता चल गया कलर के, ब्लू कलर के आए, ग्राम पॉजिटिव। अब ये कैसे होगा, इनका ध्यान रखना। इन्हें हम सैफरानिन की हेल्प से कलर देंगे और इसके हेल्प से इनमें पिंक कलर हमें दिखाई देगा, ताकि हम इसे अच्छे से डिटेक्ट कर ले। और ये हमारा स्टेनिंग प्रोसीजर खत्म हुआ, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। अब 2 मिनट की बात हो रहा है और इनके बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं, फिर ये लेक्चर खत्म करेंगे। क्या, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। आई होप सो आप लोगों को ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अगले लेक्चर में फिर से इसे अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। देखो, इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन होती है ना, बहुत थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है, लेकिन इसमें बहुत थिन होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है। और एक बात और याद रखना, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इनकी जो सेल वॉल है, इनका जो आउटर कवर होता है वो बहुत बहुत पतला होता है। मतलब इनकी देखो, जैसे सपोज ये हो गई इनकी इतनी मोटी सी सेल वॉल,
और ये इतना पतला सा ग्लाइकोकैलिक्स, बस इतना पतला। ये सेल वॉल, ये ग्लाइकोकैलिक्स, बस इतना पतला होता है, मतलब नाक के बराबर ही होता है, ठीक है। लेकिन इसकी एक स्पेशल बात होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, मतलब इसमें आउटर मेम्ब्रेन है पर ना के बराबर है। तो आउटर मेम्ब्रेन बहुत थिन या अब्सेंट, ठीक है, कभी कभी अब्सेंट का भी ऑप्शन आता है, तो अब्सेंट, वरना अगर मोस्ट ऑफ, जो मोस्टली सबसे सही आंसर है दैट इज थिन। अब ऐसा तो नहीं है ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट ही नहीं होगी, बैक्टीरिया तो ऑफकोर्स होगी ना। इसमें ऐसा होता है, इसकी कंडीशन है कि इसमें ठीक ठाक सी ग्लाइकोकैलिक्स होगी, देन ठीक ठाक सी सेल वॉल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, देन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें तीनों लेयर सही से अरेंज होगी, ज्यादा मोटी नहीं होगी इसकी सेल वॉल। तो अब प्रेजेंट, ठीक है। इसकी स्पेशल बात ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ये है कि इसमें एक एसिड पाया जाता है, स्पेशल एसिड, जो किसी और बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ग्राम नेगेटिव में दैट इज अ टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड। इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें अब्सेंट होता है। अब इसमें क्या होता है ना, ग्लाइकोकैलिक्स बहुत पतली है, तो मतलब क्या होगा ना, जब ग्लाइकोकैलिक्स पतली है तो ग्लाइकोकैलिक्स कैसी होती है, टफ लेयर होती है, किसी चीज को हार्श से हार्श कंडीशंस में क्या करती है, हार्श से हार्श कंडीशंस में बैक्टीरिया को बनाए रखने की क्षमता होती है। तो अब ग्राम पॉजिटिव में जब ग्लाइकोकैलिक्स बहुत हल्की ना के बराबर है, तो परमेबिलिटी, कोई भी अंदर चीज आ सकती है, आसानी से बाहर जा सकती है, तो परमेबिलिटी क्या होगी, मोर परमेबिलिटी, लेस परमेबिलिटी। समझ आया? अब जो इसकी मोटाई होती है, ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 20 से लेके 80 नैनोमीटर तक। और समझ लो कुल कितनी मोटी होगी। और इसमें जो होती है दैट इज अ 10 नैनोमीटर, बस इतना तुम लोगों को याद रखना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में, ठीक है। आज हमने कितना कवर किया है देखते हैं, कल इससे आगे का कवर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, ये बहुत सारे चैप्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर तुमने ये वाला चैप्टर और बायोमोलिक्यूल्स नहीं समझा, पहली चीज अगर तुमने ये नहीं समझा, तुम्हें नहीं पता कौन सी चीज किससे बनी है, तो तुम्हें कैसे समझ आएगा, तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स कैसे समझ आएगा, और सेल नहीं समझोगे तो सेल डिवीजन कैसे समझ आएगा। अगर तुमने ये तीनों नहीं समझे तो तुम्हें पूरा जेनेटिक्स ही समझ नहीं आएगा, और जेनेटिक्स समझ नहीं आया तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे समझ आएगा, और तुमने अगर सेल डिवीजन नहीं समझा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे समझ आएगा, क्योंकि कैसे सेल डिवाइड करती है, स्पर्मेटोगोनिया कैसे बनते हैं, सब मतलब स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया कुछ समझ नहीं आएगा आप लोगों को। तो इस चैप्टर को पूरे ध्यान से समझिए क्या है कैसे, और याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज हमने ये पूरा कवर कर लिया, ठीक है, और फटाफट से एक बार इसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा, या कल करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो एक बार को देख भी लेते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।